कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए सर? जब आप ये कहें कि मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ूंगा तो होगा क्या कि आप 14 घंटे पढ़ रहे होंगे, आउटकम 6 घंटे का होगा और 14 घंटे आप 14 महीने तक लगातार नहीं पढ़ सकते। कोटा जैसे एरिया में लगभग हर 1 से 1.5 हफ्ते में कोई ना कोई बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। बहन की शादी का क्या करेंगे, घर से माँ का फोन आ रहा है, माँ परेशान हो रही है, क्या करेंगे। और इनमें से अधिकांश मामलों में उनके पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, वो तो यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका से बहुत सारे लोग इंडिया वापसी डिपोर्ट कर दिए गए, तो उनमें से एक मेरा स्टूडेंट था। मैं और डॉक्टर विकास देवी थी, हम लोग रूममेट, और वो उम्र कौन सी थी आप अंदाजा लगाइए, हम लोग अंडरग्रेड की बात कर रहे हैं, तो वो ये समय है जब 17 से 20 साल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और आज मैं जिनसे बात करने जा रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं उस हस्ती से आज आपके सामने मुलाकात करा रहा हूँ जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर भारत में मैं किसी की बातों को बहुत सीरियसली लेता हूँ और उनसे समझता हूँ जीवन जीने के तरीके को, तो मैं आज आपसे मिलाने जा रहा हूँ विजेंद्र जी को। सर नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर पहली बात, हम ठीक ठाक बैठे हैं। ये सवाल आजकल मुझसे लगातार सही इंटरव्यू शुरू होता है तो पूछा जाता है कि सर फॉर्मली बैठे हैं कि कैजुअली बैठे हैं। आप एकदम शानदार बैठे हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताना कि मैंने जब अपने बच्चों को बताया, जो हमारे सी सेट के बच्चे पढ़ रहे हैं, कि ऐसे ऐसे सर आ रहे हैं और मुझे सर से बात करनी है, तो क्या पूछा जाए, तो हर एक बच्चे का एक सवाल था कि कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए सर। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी ऐसी नहीं है जो 6 महीने में ख़त्म हो जाए या 1 साल में ख़त्म हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत लंबा समय लगता है। और खासकर ये बात एसएससी वाले बच्चों के साथ भी, किसी भी कंपटीशन में आज के समय में अगर सर एसएससी में बात करें तो लगभग 90% से ज़्यादा कट ऑफ एसएससी में जाने लग रही है। तो अब शायद वो ज़माना नहीं है कि एसएससी जैसा एग्जाम भी 6 महीने की तैयारी में निकल जाए। तो और मैंने ये सवाल बहुतों से पूछा, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा किसी चीज़ में कंसिस्टेंट कैसे रह पाए। देखिए राकेश जी, ये सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इस सवाल से जूझ रहे हैं। सच्चाई ये है कि इस समय देश के तमाम युवाओं को ये सवाल परेशान करता है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो जैसा आपने कहा कि परीक्षाओं की में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो अब इतनी बढ़ गई है कि हर किस्म की परीक्षा, जिसमें एसएससी मतलब वनडे एग्जामिनेशन भी शामिल है और सिविल सर्विसेज भी शामिल है, उसमें लगातार कंसिस्टेंसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज़ वजह भी है जो कि समाज से निकल कर आ रही है। वो ये है कि अब बच्चों की ज़िंदगी में इन जनरल भी कंसिस्टेंट होना एक दुर्लभ चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल, ये रिश्तों के साथ हो रहा है, ये जिंदगी जीने के दूसरे पक्षों के साथ हो रहा है, परिवारों के साथ हो रहा है, तमाम चीजों के साथ हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी इन इटसेल्फ इट हैज बिकम अ रेयर कमोडिटी। ये एक परेशानी है जिस वजह से वे विद्यार्थी, और खासतौर से अगर जब आप ये ट्रांजिशन की बात करते हैं ना कि एक एसएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, वह अगर यूपीएससी की परीक्षा की दुनिया में जाएगा तो जिस चुनौती को सबसे ज्यादा महसूस करेगा उसमें से एक कंसिस्टेंसी का मामला है। क्योंकि बहुत बार ये कहा गया कि वनडे एग्जामिनेशन 100 मीटर डैश की तरह होते हैं कि आपने अच्छे से तैयारी की और पूरी ताकत लगा के झोंक दिया अपने आप को और 6 महीने में 8 महीने में आपने निकाल लिया। हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि अब ये मामला मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एसएससी का भी जो साइज है, जो युवा जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत बहुत ज्यादा हो गई है। और यूपीएससी में तो ये और भी ज्यादा परेशान, क्योंकि यूपीएससी को कहा गया कि 100 मीटर डैश नहीं है, मैराथन है, जिसमें कि लगातार। अब सवाल है कि इसको साधा कैसे। मेरा मानना है कि इसको साधने में जो पहली चीज आपको करनी है वो ये है कि यू नीड टू हैव अ प्लान एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि प्लीज घंटे गिनने के हिसाब से मत पढ़िए। जब आप ये कहें कि मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ूंगा तो होगा क्या कि आप 14 घंटे पढ़ रहे होंगे, आउटकम 6 घंटे का होगा और 14 घंटे आप 14 महीने तक लगातार नहीं पढ़ सकते। उसमें फिर बीच में ब्रेक आएंगे और वो ब्रेक हर बार आपको पीछे की तरफ खींचेंगे। इसलिए यू नीड टू हैव अ प्लान, पहली बात। और ये प्लान रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। इसमें बेसिक बात है बैलेंस होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी से बहुत जरूरी चीजों को काट कर केवल तैयारी के नाम पे लगाते हैं, जिसमें कि आपने मान लीजिए माता पिता से बात करने को भी काट दिया, आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को काट दिया, जो चीजें जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं आपने उन सबको काट दिया और कहा कि मैं इन सबसे 12-15 घंटे निकाल लूंगा और मैं रोज पढ़ूंगा। ऐसा आप 2 दिन कर सकते हैं, ऐसा आप हफ्ते भर कर सकते हैं, ऐसा आप 10 दिन कर, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए 8-8-8
जो कहा जाता है 8-8 घंटे के 3, मतलब आप 8 घंटे आराम कीजिए, आराम करने में सोना भी शामिल है, दूसरे आराम भी शामिल है। 8 घंटे आप काम कीजिए, आपके लिए काम क्या है? पढ़ाई। आप पढ़ाई कीजिए और 8 घंटे आप अपना लेजर रखिए, आप अपना वे चीजें कीजिए जो आपको पसंद है। इसमें दोस्तों से मिलना हो सकता है, इसमें कला हो सकती है, इसमें फिल्में हो सकती हैं, इसमें दूसरी तमाम चीज। जब आपकी जिंदगी में संतुलन होगा तो ये कंसिस्टेंसी एक एडिशनल मांग नहीं होगी, ये जीवन के अंदर से उपज रही होगी। आप जैसे खेलने ना खेलने से आपको बेचैनी होती है, ऐसे ना पढ़ने से आपको बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। तो 8 घंटे, और 8 घंटे पर्याप्त है। बाकी जो लोग ज्ञान देते हैं कि 12 घंटे 14 घंटे, ईमानदारी की बात है कि 12 घंटे 14 घंटे मानवीय तरीका नहीं है 1.5 साल 2 साल के लिए। ये 6 महीने के लिए हो सकता है, परीक्षा से 1 हफ्ते पहले, परीक्षा से 1 महीने पहले आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो मेरे ख्याल से बैलेंस इज द की, बैलेंस ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी। अब सर मेरा अगला सवाल इसी चीज पे है कि एक वक्त था जब आप लोग पढ़ते थे, लेकिन उस समय बैलेंस करना शायद ज्यादा आसान होता था आज की बजाय। कारण क्या है कि उस समय इतने हर्डल नहीं होते थे, है ना। उस समय ऐसे सोशल मीडिया टाइप कुछ एक्टिविटी नहीं होती थी जो आपको रोकता था आपके उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। और वैसे मुझे नहीं पता उस समय की सिचुएशन, लेकिन मुझे लगता है कि जितना आज के समय में युवा ओवर थिंक करने लग रहा है, जितना वो भटक जा रहा है चीजों से। जैसे आपने आज एक रणनीति बताई कि आप बैलेंस नीति अपनाएंगे तो ही सक्सेस मिलेगी, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो भी नहीं बनेगी बात। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको दिखता है कि कोई एक दूसरा आदमी है और वो एक दूसरी स्ट्रेटजी बता रहा है, और वो दूसरा आदमी मान लीजिए यूपीएससी टॉपर हुआ और या एसएससी टॉपर हुआ, और उसने कहा कि मैं तो, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ 4 ही घंटे सोता हूँ, मैं 20 घंटे देश के लिए काम करता हूँ। तो फिर आदमी ये सोचता है कि यार कामयाबी के लिए तो 20 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। तो है क्या कि उस समय में और आज के समय में शायद भटकाव की चीजों की संख्या कई गुना बढ़ी होंगी, ऐसा मुझे लगता है ना। और उस समय में और आज के समय में एक फर्क ये भी आया है कि आपके जो संस्कार उस समय रहते थे और आज के समय में जो संस्कार बच्चों को मिलने लग रहे हैं, उसमें भी डिफरेंस आया है ना। और कहीं ना कहीं बच्चा अपने कैरियर को लेके, कंपटीशन को लेके कुछ इतना भी व्याकुल हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा कोटा जैसे एरिया में लगभग हर 1 से 1.5 हफ्ते में कोई ना कोई बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तो कहीं ना कहीं हम ये तो कह ही सकते हैं कि आज के समय में उसके पास है ना कंपटीशन की ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। तो बैलेंस रखें कैसे सर उस चीज को? राकेश जी, आप बहुत, मतलब मुझे बल्कि खुशी है कि हम इन सारी गहरी चीजों पे बात और मैं इस सवाल को सर थोड़ा सा और कर रहा हूं। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि आप शांतचित्त मन होके पढ़िए शांति से, और मैं कह रहा हूं कि सर जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उसके चारों तरफ कोई ना कोई दरवाजा बार बार खटखटा रहा है, तो वहां शांत कैसे रखा जाए? और शांत नहीं रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस मेटाफर को भी पकड़ पा रहा हूँ, पर पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब हम उस गहराई पे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जिस तरह से पॉडकास्ट पे बातचीत होती है ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई रस्म अदायगी हो रही है। तो हम गहराई बात कर पा रहे हैं, इस बात के लिए खुशी है। और आपने जिन 2 सब चीज़ों को इसमें उठाया है, मैं दोनों को लेकर गंभीरता से मैंने इस पर विचार भी किया है, और हमने इस पर, मैंने अपने वीडियोस में भी इस पर बात की, अपनी किताब में भी बात की। मैं इस चीज़ पर, जिन 2 चीज़ों को आप कह रहे हैं उसमें एक है डिस्ट्रैक्शन, अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन है, जिसमें आपने कहा और बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया ने जिंदगी और मुश्किल बना दी है। क्योंकि अब ये जो खटखटाहट है कमरे के बाहर वाली, ये प्रतीक के तौर पे, रूपक के तौर पे तो समझे तो जिंदगी में लगातार हो रही है। कभी इंस्टाग्राम खटखटा रहा है, कभी फेसबुक खटखटा रहा है, कभी और इस तरह की चीजें, रील्स और वीडियोस खटखटा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन एक परेशानी, और जाहिर है कि व्यक्ति की जिंदगी में दूसरी चीजें भी हैं। ये युवा लोग हैं, इनको रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं, इनको लगातार ये लग रहा है कि मैंने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया तो जिस प्रिय के प्रति मेरा लगाव है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उसे ले जाए, और दूसरी तरह की चीजें। और दूसरा आपने इसमें इसी से जुड़ा हुआ इसका जो लॉजिकल कॉरोलरी है वो ये कि इससे व्यक्ति में ओवर थिंकिंग आ रही। ओवर थिंकिंग से अगर शुरू करें तो हम समझते हैं कि ओवर थिंकिंग हमें कहाँ परेशान करती है। सच्चाई ये कि ओवर थिंकिंग का सीधा मतलब है कि हम हर मामले में वर्स्ट केस सिनेरियो को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी पहली परेशानी क्या होगी? अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो, राइट? आपने क्या सोचा? आपने वर्स्ट केस सिनेरियो सोचा। यहाँ तक कि आप एक छोटा सा सवाल अगर करें कि मान लीजिए आज मैं आधा घंटा पढ़ना चाहता हूँ, या मैं आज आधे घंटे का ब्रेक लेना चाहता हूँ,
तो उसमें भी आप ऐसा नहीं कि उसको छोटी मोटी चीज सुनेंगे, आप उसका भी वर्स्ट केस सिनेरियो सोचेंगे, और वर्स्ट केस सिनेरियो आपको फिर उसके साथ एक तरह का जैसे डोमिनोज इफेक्ट होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो से एक फर्दर वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, उससे और फर्दर वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर मिजरी। आप उस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में अपनी इस दुर्दशा का आनंद लेने लगते हैं। आप और ज्यादा बुरा सोच रहे होते हैं, और मन ही मन इस बात का एक आपके कोने में मन का एक छोटा हिस्सा है जो इसका आनंद ले रहा है कि आप सबसे बुरी परिस्थिति पर विचार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जिंदगी हमारे वर्स्ट केस सिनेरियो से बहुत ज्यादा सुंदर है। असल जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितनी आपके वर्स्ट केस सिनेरियो बुरे होते हैं। मतलब सिलेक्शन ना हो जाना भी इतना बुरा नहीं है जितना 1 साल तक लगातार ये सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो को अपनी जिंदगी की सोच का केंद्र बनाने की बजाय, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बेस्ट केस सिनेरियो बनाइए, लेकिन कम से कम एवरेज पर तो आप रख सकते हैं ना कि ठीक है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिर दूसरा, सोचना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उन चीजों के बारे में सोचकर क्या लाभ है जिन पर आपका नियंत्रण नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने एक किताब पढ़ी, द जॉय ऑफ कैंसर, अनूप कुमार की किताब है। ये कैंसर से प्रताड़ित व्यक्ति की, जैसे उसे कैंसर के बारे में पता लगता है, जाहिर है कि बाकी सब जो होता है मेडिकली वो तो होता ही है, उस व्यक्ति की मनोदशा बहुत बुरी हो जाती है। फिर वह इस पर विचार करता है, फाइनली वो इस कैंसर से बाहर निकल के आता है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता है। ये कहता है कि जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया कि इसके इलाज में कितना पैसा लगेगा, जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार और बच्चों का क्या होगा, तो मुझे लगा कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। फिर उसमें विचार करने के बाद मैंने तय किया कि जिस चीज को मैं यहाँ हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रहकर कुछ कर नहीं सकता, इन एनी केस पैसे का इंतजाम मेरे परिवार के लोगों को ही करना पड़ेगा। स्वाभाविक बात है ना, मैं तो मरीज हूं, मैं कैसे करूंगा। तो फिर उसके बारे में चिंता करने का क्या फायदा। तो मैंने फिर उन चीजों को चुना जिन चीजों पर मेरा बस था, और फिर मैंने तय किया कि मैं उन चीजों पर विचार करूंगा जिन चीजों पर मेरा बस है, और बाकी चीजों को फिलहाल जिसे कहते हैं प्रवाह के लिए, फ्लो के लिए छोड़ दूं। हमारे ये जो मुखर्जी नगर के बच्चे हैं, हमारे जो नेहरू विहार के बच्चे हैं, इनसे पूछो कि क्या सोचते हैं। आप तो टीचर हैं, आपको भी ये मौका मिलेगा। अधिकांश समय में सोच रहे होते हैं कि बहन की शादी का क्या करेंगे, क्या करें, घर से माँ का फोन आ रहा है, माँ परेशान हो रही है, क्या करेंगे। उनके डिस्ट्रैक्शन में रोचक बातें, हम लोगों को, मुझे लगता था कि सोशल मीडिया सबसे ऊपर है। जब मैंने उनसे बात की तो पता लगा कि उनके डिस्ट्रैक्शंस में फैमिली मैटर सबसे ऊपर है। हैरानी की बात है। और इनमें से अधिकांश मामलों में उनके पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, वो तो यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा करके ना तो वो उस सिचुएशन में कोई मदद कर रहे हैं, ना अपनी तैयारी में कोई मदद कर रहे हैं। जेन्युइन पॉइंट है सर, है ना। बजाय अपनी तैयारी में मदद करने, तो माई सजेशन टू डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स इज वरी अबाउट द थिंग्स यू कैन डू एनीथिंग अबाउट। बाकी चीजों को फिलहाल थोड़े समय के लिए स्थगित कर दीजिए। तो ओवर थिंकिंग में 2 चीजों, पहला वर्स्ट केस सिनेरियो से नहीं सोचना, और दूसरा उन चीजों के बारे में नहीं सोचना जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। हालांकि ये भी कहना आसान है, सोचना हमेशा हमारे नियंत्रण में होता नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जब आप हमारे यहाँ कवरिंग फायर नाम की चीज होती है कि ये आप नहीं कर पा रहे तो इसको नहीं रोक पा रहे, तो अच्छा क्या है कि कोई दूसरी चीज सोचिए जिस चीज को सोचने से लाभ है, आप उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, उससे ओवर थिंकिंग बेटर होगी। डिस्ट्रैक्शंस के मामले में प्रायोरिटाइज कीजिए, वरीयताएं बनाइए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उससे कम महत्वपूर्ण चीज क्या है, उससे कम महत्वपूर्ण चीज क्या है। वरीयता के हिसाब से अगर चलेंगे तो डिस्ट्रैक्शन थोड़े से कम दुखी करेंगे। हालांकि फिर से कह रहा हूं, कमान खींचकर मत रहिए, आप मनुष्य हैं। आप ये मत कहिए कि आपने कमान खींच ली कि मैं तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक अच्छे कपड़े भी नहीं पहनूंगा, मैं तो किसी लड़की से बात या लड़के से बात भी नहीं करूंगा, मैं प्रेम नहीं करूंगा, मैं एक्स चीज नहीं करूंगा, वाई चीज नहीं। जब आप बहुत तेज कमान खींचते हैं तो इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है। पर हाँ, वरीयता क्लियर होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी फिलहाल मान लीजिए पढ़ाई है, तो ठीक है, वो 8 घंटे की पढ़ाई के साथ मैं समझौता नहीं कर रहा हूँ। बचे हुए समय में जरूरत पड़ेगी तो फोन कर लूंगा, माँ से बात कर लूंगा, घूमने चला जाऊंगा, कुछ खा पी लूंगा, और कुछ नहीं तो अगर मान लीजिए आर्थिक स्थिति खराब है तो ट्यूशन पढ़ा लूंगा 1 घंटा, जो कुछ भी जरूरत है वो कर लूंगा। तो मेरे ख्याल से वरीयताएं इस मामले में हेल्पफुल होंगी। अच्छा सर, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, जो आपने बुक का नाम लिया था, जॉय ऑफ कैंसर। हाँ,
तो सच बात ये है कि अगर आदमी उस रास्ते को एंजॉय करना स्टार्ट कर दे तो शायद वो जर्नी यादगार भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी। और आज के समय में आप वाली बात है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस जर्नी को वो एंजॉय नहीं कर पा रहा, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो उसको बर्डन बना ले रहा है। लेकिन अगर जैसे अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका से बहुत सारे लोग इंडिया वापसी डिपोर्ट कर दिए गए, तो उनमें से एक मेरा स्टूडेंट था। अच्छा। हाँ, तो उससे मेरी बात हुई और वो बड़ा मतलब परेशान था अपनी लाइफ को लेके। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उससे बात की, तो उसने कहा कि सर लगभग लगभग 60 लाख रुपए थे जो एजेंट को दिए मैंने, और तब मैं अमेरिका गया। और वो 60 लाख अरेंज कैसे हुए? वो अरेंज हुए अपने घर की सारी ज्वेलरी बेच के और घर की सारी ज़मीन बेच के मैं गया वहाँ पे। जब वहाँ गया तो चूंकि वहाँ पे भी सारे खर्चे ही हुए स्टार्टिंग में जब वो अंदर थे, जेल में थे। अब कहता है कि वहाँ से वापसी भेज दिया, तो अब लगभग लगभग मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो उसने कहा कि सर मैं अपने आप को बस ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि मेरे जिंदा रहने का फायदा क्या है। हाँ, मुझे एक फायदा ये दिख रहा है कि अगर मैं मर जाता हूं तो एटलीस्ट जो 40 लाख का कर्जा है वो कर्ज मांगने वाले नहीं आएंगे। तो उसके दर्द को जब मैंने बहुत गहराई से देखा तो मैंने ये देखा कि सेम ये दर्द हमारे बच्चे भी झेलते हैं। जैसे अब ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तो वहाँ 1.5-2 लाख रुपए तो फीस है सर, कोचिंग की। उसके बाद फिर बच्चे का रहना, आप खुद सोचिए सर कि आज के समय में एक बच्चा बुरे से बुरे हालत में भी रहेगा तो दिल्ली में मुझे नहीं लगता 6-7 हजार रुपए से नीचे गुजारा कर पाएगा। और यूपीएससी जैसे एग्जाम में जहां वो 5-5 साल बिताएगा और 1.5 लाख रुपए लेके आएगा। और देखिए, हमारे जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली उसमें से 70% बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल गरीब तबके से आया हुआ है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो टेंशन हमेशा रहती है कि मैं किन परिस्थितियों को खत्म करके आया हूं। अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो उन परिस्थितियों का दबाव उस पर हमेशा रहता है, और इसलिए उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार सोचना इस चीज में कि अब वापसी जाने का रास्ता नहीं है, तो क्या करा जाए। तो मुझे लगता है वो आप वाली बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि आपको अपने पॉजिटिविटी काउंट करनी पड़ेगी, उस नेगेटिव पॉइंट को ही केंद्र में रख के सारा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर। आपने किताब लिखी, आज के समय में इतना समय देना किताब लिखना और इस डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना, क्या आप सच में इस समय बैलेंस वे में मोबाइल का यूज करते हैं या आप भी सोशल मीडिया पे टाइम खराब कर देते हैं हमारी तरह कभी? राकेश जी, आपने एक तो एक बहुत संवेदनशील शिक्षक की निशानी है जिन बातों को आप देख पा रहे हैं अपने विद्यार्थियों में, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आई बी कमिंग टू द मोबाइल थिंग ऑल्सो, लेकिन ये जो सवाल है अगर आप ध्यान से देखें कि बच्चे जब आते हैं किसी भी इस तरह के कदम लेते हैं तो जिसे हम बोलते हैं दे बर्न द ब्रिजेस, वो वापस जाने के रास्तों को लगभग जला देते हैं। ठीक है ना, उनके पास वापस जाने का रास्ता नहीं बचता है। और ये इससे जो बाकी परेशानी होती है वो तो आप महसूस कर सकते हैं एक शिक्षक के तौर पर। लेकिन मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम एक मेजर है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर ये अतिरिक्त बोझा है लगातार कि आपके पास वापस जाने की जगह नहीं है। आपने जमीन बेची थी, आपने कर्जा लिया था, या आपने घर वालों को उससे बहुत ज्यादा उनसे सहायता ली है। और ये ऐसे है जैसे कि एक दौड़ चल रही है जिसमें कुछ बच्चों ने, कुछ धावकों ने अपने पीछे एक बैकपैक लाद रखा है जिसका अपना ही वजन 25 किलो है या 20 किलो है, और उनको दौड़ उससे उनके साथ करनी है जिनके पास ये बैकपैक नहीं है। तो बाकी जगह जो इसका नुकसान होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि इससे आपकी सफलता के रास्ते की में और बड़ी बाधा आ गई और आपके लिए और मुश्किल हो गया, क्योंकि आप उन लोगों से compete कर रहे हैं जिनके ऊपर ये वाला बोझा नहीं है। और ये एक परेशानी है। बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ, इस बोझे को बोझे की तरह अपने ऊपर लाद कर चलने से, वो विक्रम और वेताल की तरह आपने एक वेताल लाद रखा है, बिल्कुल, वो वेताल आपको आपके मंजिल तक भी नहीं पहुंचने दे रहा। तो दोहरा नुकसान हुआ, एक तो आपके ऊपर बोझा है और दूसरा आप उस वेताल को उतार नहीं पा रहे हैं। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी फिलहाल इस वेताल को उतार दीजिए। उतारें कैसे सर? उतारने का सीधा मतलब है कि देखिए, थोड़ी सी बेशर्मी वाली बात है, लेकिन जो कुछ हो गया, पैसा खर्च हो चुका है, कर्जा लिया जा चुका है, सब कुछ इमीडिएटली उसका कुछ हो नहीं सकता। तो उसके बारे में ज्यादा सोचकर आप क्या अतिरिक्त उखाड़ लेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल उस पर विचार मत कीजिए, जो आपके हाथ में है फिलहाल उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, पहली बात। नाउ कमिंग टू द मोबाइल थिंग, मतलब मैं ये दावा करूं कि मैं मोबाइल कम इस्तेमाल करता हूं, शायद सही नहीं होगा।
हम लोग वे लोग हैं जिन लोगों ने हिंदी में सोशल मीडिया की शुरुआत की थी। बिल्कुल। मतलब 2003 में जब पहली बार यूनिकोड आया था, तब से हम लोग, उस समय तो मोबाइल नहीं था, हम लोग उसको कंप्यूटर पे करते थे, लैपटॉप भी नहीं था, इनफैक्ट डेस्कटॉप पे करते थे। और तब से अब तक लगातार मैं उसमें शामिल रहा हूं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने कुछ जुडिशियस इस्तेमाल सीखा है, जिसमें से एक वो चीजें जो डेलीगेट की जा सकती है वो मैंने डेलीगेट कर दी। जैसे कुछ चीजें मैंने अपनी टीम को कहा है कि भाई ये काम अब आप करेंगे, ओके, मैं पोस्ट नहीं करूंगा, आप मुझे दिखा दीजिए कि सर जो अब वीडियो हो गया, आप एडिट करके दिखा दीजिए, और उसके बाद जब आ जाएगा तो मैं ओके कर दूंगा, आप उसे पोस्ट कर दीजिए। तो एक तो बड़ा स्क्रीन टाइम इससे कम हो जा रहा है। लेकिन फिर भी सच है कि ये कुछ समय तो मेरा ये लेते हैं। लेकिन आपको ये भी समझो, मैं 50-55 साल का व्यक्ति हूँ, मेरे पास अतिरिक्त समय अगर थोड़ा सा बिगड़ भी जाएगा तो मेरा अपना ही कुछ आर्थिक नुकसान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। ये युवाओं पर लागू नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि आप जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रहे हैं सोशल मीडिया पर ज्यादा समय देने की, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ी जिंदगी है। मेरी तो रिटायरमेंट में 5-7-8-10 साल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं उतना समय नहीं देता, मैंने कोशिश की है कि किसी भी तरह 3 घंटे से ज्यादा समय मेरा स्क्रीन टाइम में ना जाए। आइडियली विद्यार्थियों को इससे कम रखना चाहिए। ये बात सही है सर। आपसे बात करके मैंने भी बहुत सारे सवाल निकाले थे, लेकिन मैं पूछ उसमें से कुछ भी नहीं पाया हो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, आपका ऑरा ऐसा है, और मेरे लिए तो आप मेरे टीचर हैं, तो मैं फिर भी हिम्मत करके कुछ पूछ पाया। सर अगर कहीं कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करिएगा। राकेश जी, आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और आई मस्ट से दैट आई एम फुल ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द वे यू हैंडल योर टीम, और ये भी कि आप जिस तरीके से इस अपने उद्यम को चला रहे हैं। बहुत कम लोग उस एथिक्स के साथ इन चीजों को कर पाते हैं जिस तरह से आप करें। सो आई एम फुल ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार मेरे बच्चों।